नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूं। और यहाँ पे हमने जो कल लास्ट वीडियो देखी थी, उस लास्ट वीडियो के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट था आपके इस लास्ट वीडियो से रिलेटेड, वो था चार्ज को लेकर के। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था। और यहीं पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था चार्ज के बारे में। चार्ज, ठीक है, ये चार्ज क्या था, चार्ज की डेफिनेशन क्या थी। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर बोल सकते हो आप या किसी मटेरियल का बोल सकते हो। ठीक है, चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। ठीक है, तो ये हमने कल समझा था। फिर उसके बाद हमने इसके और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के थिंग्स समझे थे, जैसे इसका SI यूनिट क्या है ना। इसका यूनिट के बाद हमने समझा था डिनोट किससे करते हैं। ठीक है, इसमें कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल समझी थी। तो आज हम इससे आगे का, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझा था हमने। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक समझा था वो समझा था इलेक्ट्रिक फील्ड। और वहीं पे थर्ड चीज हमने जो कल समझी थी या लास्ट वीडियो में जो समझी थी, वो थी हमारी टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, इसमें हमने दो टाइप के पढ़े थे, नंबर 1 पॉजिटिव एंड नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज। तो ये होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर होती गई होंगी। ठीक है, और हमने वहीं पे एक कॉन्सेप्ट और भी समझा था कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे होता है ना। इलेक्ट्रॉन का अगर निकलता है तो जो हमारा एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपने होपफुली इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कल वाले वीडियो से, और मतलब लास्ट वीडियो से। और अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हमने जो कल समझा था उससे थोड़ा सा आगे समझते हैं। हमने दो टाइप के चार्ज पढ़े थे, टाइप्स आर इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमने सेकंड पढ़ा था नेगेटिव चार्ज। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के केस में। अभी हमें छोटा सा चीज़ समझने वाली है कि ये जो चार्जेस हैं हमारे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे हमने बात करी दी थी, नॉर्मल सा हो गया। लेकिन चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है सर, आपने बताया था कल, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज होता है ना। पॉजिटिव चार्ज हमने प्रोटॉन का पढ़ा था, प्रोटॉन का हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और हम बात कर रहे थे कि सबसे यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की, कि किसी भी हम इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू द उससे एक प्रोटॉन को निकालना, उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना। तो इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव चार्ज में मैंने ही आपको कल बताई दिया था, स्केलर क्वांटिटीज़ है। जो हमारा चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, और उसी से हम अब आगे सॉल्व करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है कि इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। ये हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज है, और जब ये किसी पॉजिटिव चार्ज के किस में आता है, संपर्क में आता है, उसके साथ कांटेक्ट में आता है, तो ये हमेशा रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है तब भी रिपल्सन होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव और एक दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव आ जाता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ये ध्यान रखने वाली चीज है। यहाँ पे थोड़ा सा जो केस समझने वाला है। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और मास, कल मैंने आपको मास बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो नेगेटिव चार्ज है वो किसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन में तो मास भी होता है, और अगर हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करें, थोड़ा सा समझें डिफरेंशिएशन के लिए, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं चार्ज और इधर लिख लेता हूं मास, दोनों को अगर हम बात करें तो चार्ज जो है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर इसका डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंस निकाला जाए दोनों का, तो मास, क्योंकि मास चार्ज के साथ आता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो क्या लेके आएगा, वो मास भी लेकर के आएगा।
वो एक बेशक बहुत छोटा सा मास लेकर के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मास लेकर के आ रहा है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो यहाँ पे हमने देखा चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हमने दो टाइप के चार्ज पढ़े हैं, चार्ज हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। वहीं पर मास हमारा केवल पॉजिटिव हो सकता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने कभी नहीं सुना होगा -5 kg शुगर ले आइए, चीनी ले आओ, कभी कहा नहीं होगा किसी ने, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, है ना, ऐसे ही चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ध्यान रखना है, चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा और मास हमेशा चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि हमारा जो मास होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं इसी में। अच्छा, जो चार्ज होता है, चार्ज को एक और समझते हैं, चार्ज इज, अगर हम बात करें चलो खैर इसमें लिखते हैं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड कह लीजिए या वेलोसिटी कह लीजिए, ठीक है। इससे चार्ज क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, वेलोसिटी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जबकि मास पे वेलोसिटी का इफेक्ट होता है। मास पे क्या होता है, मास इज डिपेंडेंट ऑफ स्पीड पर डिपेंड जरूर करता है मास। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट एक 100 kg का पर्सन है ना, और एक 50 किलो का पर्सन है, और दोनों तेज एक दूसरे के साथ दौड़ते हुए आ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएं, टकरा जाएं, तो क्या होगा, क्या हो सकता है, आपको लग रहा है क्या होगा। जो 100 kg का पर्सन है वो 50 kg वाले का पोस्टर छपा देगा, हालांकि पोस्टर नहीं बनेगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, किसका, जो 100 kg का पर्सन है उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द जो हमारा 50 kg का पर्सन है, तो उसका पोस्टर छप जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे करता है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को अगर हम समझें तो वो होता है हमारा m = m0/√। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - b²/c², ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे ये जो v है यही हमारा क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है। और यहाँ पे m0 आप जानते ही हैं रेस्ट मास होता है, ये हमारा रेस्ट मास होता है, और ये हमारा बॉडी का मास होता है, मास इन मोशन, और ये वेलोसिटी हो गई, मतलब स्पीड हो गई, मैं इसको स्पीड लिख देता हूं, और ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पे स्पीड पर ये डिपेंड कर रहा है कौन, मास, हमेशा याद रखेंगे मास जो है वो स्पीड पर क्या रहता है, डिपेंडेंट होता है, जबकि चार्ज स्पीड पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक होपफुली आपको ये पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब हम थोड़े से केस की तरफ बढ़ते हैं, 12th लेवल की तरफ, ठीक है। जैसे मैं आपको 12th लेवल पे करा रहा हूं, तो अब मैं, ये तो सब बेसिक चल रहा था, अब तक मैंने बेसिक समझा है, अब थोड़ा सा केस बढ़ते हैं हम 12th लेवल की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया होगा जो बेसिक्स मुझे बताने थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। तो ऐसे दो सबस्टेंस विचार, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, दोस मटेरियल, इसमें सबस्टेंस लिख सकते हैं, मटेरियल लिख सकते हैं, चलिए मैं सबस्टेंस लिखता हूँ, दो सबस्टेंस विच आर कंडक्ट electricity conduct electricity are known as conductors, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दो सबस्टेंस विच आर अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम आर नोन एज कंडक्टर्स, ठीक है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे एज लाइक ह्यूमन बॉडी इट इज ऑल्सो अ कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इन आवर बॉडी,
आप कोई भी बॉडी ले लीजिए, एनिमल बॉडी ले लीजिए, कोई मतलब ह्यूमन बीइंग की बॉडी ले लीजिए, सभी के अंदर से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इसीलिए आपको करंट फील होता है, इसीलिए आपको करंट लगता है। तो ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगी, कंडक्टर हो जाएगी। ऑल द मेटल्स, ऑल, मोस्टली ऑल द मेटल्स, मैं यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर रहा हूँ, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स, एंड मेटल्स के बाद हम देखेंगे यहाँ पे ई हो जाएगा मेटल्स, एंड मेटल्स के बाद और भी हैं, जैसे एनिमल बॉडीज हो गया, एनिमल बॉडीज है ना, अर्थ, अर्थ भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, खुद के अंदर से फ्लो करा सकती है, तो ये हमारा अर्थ हो गया, इसीलिए हम अर्थिंग करते हैं वहां पे। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, ये हमारा कंडक्टर हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कंडक्टर। अब आते हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, अभी हम कंडक्टर और इंसुलेटर को समझेंगे जब हमारा लास्ट यूनिट आएगा, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहां पे हम इन कंडक्टर और इंसुलेटर प्लस एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बाद आएगा, तो उनकी डेफिनेशन को हम वहां भी समझेंगे, वहां पे भी इस तरह की कुछ डेफिनेशंस आएंगी। तो हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर क्या होते हैं, those substance which allow to flow the electricity through them are known as insulators. Insulators as like glass और ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया आपका, वुड हो गया, प्लास्टिक, वुड, रबर, these are the metals which are not conduct electricity या which are not allow flow the electricity through them, so it is known as insulators. ग्लास हो गया, एंड आपका नाइल क्लॉथ हो जाएगा, क्लॉथ भी लिख सकते हैं आप, वुड हो जाएगा, वुड हो गया, ETC, यहाँ भी ETC हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे इंसुलेटर्स और हमारे कंडक्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अब जो इसका नया टॉपिक है, इंसुलेटर और कंडक्टर आपको होपफुली समझ आ गए होंगे, नया टॉपिक है, हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमारे इलेक्ट्रिक जो हमारा चार्ज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, जैसे कि आपने एक और भी केस पढ़ा होगा, मास के लिए भी हमारा कंजर्वेशन होता है। तो मास के लिए कंजर्वेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर वापस आएंगे समझने के लिए। जैसे मास में क्या था, इट नॉट टू क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट इज ट्रांसफर्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे सपोज दैट अभी मैं एक, आपने यहाँ पे बॉटल लिया है ना, बॉटल ले लिया या फिर कोई और थिंग ले सकते हैं, मैं सपोज दैट बॉटल ले रहा हूँ, यहाँ पे बॉटल भरा हुआ है, ये इस बॉटल को मैंने क्या कर दिया, वेपर में कन्वर्ट कर दिया, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद इसने स्पेस कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये कन्वर्ट होकर के यहाँ से आगे चला गया और ऊपर क्लाउड्स बन के आ गया, समझ रहे हो आप। तो यानी मास का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। पहले मास किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, एंड आफ्टर दैट वो ट्रांसफर हो गया, वहां सॉलिड में बन के वापस से लिक्विड बन के अर्थ पे आ जाता है। एक तो तरीका ये हो सकता है, हम जो सिंपल समझेंगे। दूसरा केस अब हम समझते हैं कि कंजर्वेशन क्या है। फिर ऐसे ही कंजर्वेशन क्या है, मतलब कि जितना मास है ये हमेशा इक्वल रहता है। जैसे अगर सपोज दैट मैं H2O के लिए तोड़ दूं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, H2O को तोड़ा जाए तो यहाँ पे H2 + O2 बनता है और इसको हम ऐसे बना देते हैं। तो जितना यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये क्या प्रोडक्ट है, तो
तो ये कन्वर्ट जब होगा तो इसका जो मास है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जितना इधर इस प्रोडक्ट का मास था वही दोनों का मास क्या होगा, इसके इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल होगा। वो अलग केस है कि एनर्जी में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाए इसे हीट करने पर, वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना नहीं समझेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि मास हमारा हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। एग्जैक्ट सेम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ले लिया, डब्बा ले लिया मैंने, इस डब्बे के अंदर मैंने यहाँ पे दो चार्ज रख लिए, ठीक है। एक ये चार्ज है, ये 2 इसको मान लीजिए 3 कूलाम का है और ये 7 कूलाम का है, ये दो चार्ज हैं, ठीक है। और इन दोनों चार्ज को इस डब्बे में मैंने क्या किया, हिलाया इनको बहुत तेजी से और कंटिन्यू हिलाता रहा। एंड आफ्टर दैट उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा देखा, ठीक है, और यहाँ पे ये चार्ज आ गया प्लस दूसरा चार्ज ये रहा, इस पे मान लो आ गया 5 कूलाम और इस पर कितना आएगा, चार्ज पूछा है, इस पे चार्ज कितना आएगा। तो जस्ट अभी हमने बात किया था कि चार्ज इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एग्जैक्ट वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे ये जो दोनों चार्ज थे इन दोनों का क्या निकालेंगे आप, इसका सम करेंगे, तो यहाँ पे आया 3 + 7 = 10। और यही 10 का ही, क्योंकि सेम बॉक्स है, ठीक है, इसमें मैंने हिलाया है, इसको हिलाने के बाद यहाँ पे ये बना दिया है। तब इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारा एक चार्ज 5 कूलाम का बना है तो दूसरा चार्ज हमने x मान लिया और ये किसके इक्वल होगा, ये 10 के इक्वल होगा। अब x को आप यहीं छोड़ दीजिए, 10 में से अगर 5 चला जाएगा तो यहाँ पे 5 आ गया और ये कैसा आया, ये आया प्लस का 5 कूलाम। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 5 कूलाम चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब कि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पर, ये जो हमने चार्ज लिए हैं ना, इसको जो इसमें सेट रखा हुआ है, ये हमारा बॉक्स जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम होने का मतलब ना बाहर से चार्ज अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा। तो ये चार्ज क्या रहेगा, बिल्कुल एक बॉक्स के अंदर है, जितना है उतना ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम पे ये वर्क करेगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ऐसा ही एक केस हमने और भी देखा था, खैर चलो वो बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमने केवल इतना समझा कि कंजर्वेशन होता है चार्ज का, चार्ज कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना कभी उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है हमें चार्ज के केस में, जैसे हमने मास के केस में समझा था, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसी का एक न्यू टॉपिक है। अच्छा, ये सब है ना, ये जितना पोर्शन जो चल रहा है ना, ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो चुका, मतलब प्रूव्ड है, इसीलिए यहाँ पे ये हमने इसको समझा है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक और आता है हमारा जो दूसरा इसमें टॉपिक होगा वो हमारा ये होगा हमारा, अच्छा, एक एडिटिविटी ऑफ चार्ज और रह गया है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या होता है, एडिटिविटी आपने पढ़ी है ना मैथ्स के अंदर, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना चार्ज यहाँ पर होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक बॉक्स आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर चार्ज दो रखे हुए हैं तो इन चार्ज का जो इनकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन कुछ हो चलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, अब इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे एक बहुत छोटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे कि जो क्वांटाइजेशन है
मतलब कि आप ये समझो कि जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोई चार्ज ले लिया, ये ले लिया मैंने 1 कूलाम का, बहुत छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा सा, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा चार्ज जो खुद का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस रखता है, खुद का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि जैसे सपोज दैट, अगर मान लीजिए मैं एक बहुत छोटी सी केस की बात करूं, कोई मैं आपको ऑब्जेक्ट, सपोज दैट आप एक पेन लेने जाएं, ठीक है, मैं पेन आपको दिखाता हूं, जैसे ये पेन लेने जाएं आप सपोज दैट, तो आप क्या बोलेंगे शॉप वाले को, जाके शॉप वाले को बोलेंगे कि मुझे एक पेन दे दीजिए, वो क्या कहेगा, आपको एक पेन निकालेगा, दे देगा। लेकिन अब आपको मान लीजिए सपोज दैट इतने पेन की नीड ही नहीं है, ये यहाँ से बिल्कुल खाली है ना, इसकी नीड ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे उसको कि 2 सेंटीमीटर का पेन दे दो, देगा नहीं, काट के तो देगा नहीं, है ना। तो मतलब एक फिक्स वैल्यू आती है, जितने भी हमारे कुछ ऐसे मटेरियल्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी हमें एक फिक्स वैल्यू मिलती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम जो बोलेंगे वो जाके ले आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब चार्ज की भी अपनी एक वैल्यू है और उसी वैल्यू में वो हमें प्रोवाइडेड होता है, वो हमें उसी वैल्यू में मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी शॉप पे जाएं, स्टेशनरी की शॉप पे जाएं, वहाँ पे पेन लाएं, आधा पेन दे दो, 1/4 पेन दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एग्जैक्ट सेम यहाँ पे हमें क्वांटाइजेशन का मतलब समझना है, ठीक है। यहाँ भी हमारा जो चार्ज होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो जो चार्ज होता है ना वो हमारा इतना मिलेगा हमें, ऐसा नहीं है कि हमें कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, ठीक है, जितना है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो आपको इतना मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, 4/5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है, क्वांटाइजेशन क्या है, अवेलेबिलिटी, मतलब कि हमें किस चीज को हमें किस क्वांटिटी में वो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी चीज किसी भी क्वांटिटी में मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे सपोज दैट अगर आप फ्रूट लेने जाओगे तो वो काट के थोड़ी देगा फ्रूट आपको, सेब लेने गए आप तो सेब को क्या करेगा, एक पूरा सेब रखेगा और तोल के दे देगा आपको, है ना। ऐसा थोड़ी है उससे कहोगे भाई 100 ग्राम दे दे तो उन्हें 100 ग्राम काटेगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मतलब होता है क्वांटाइजेशन का, कि जो भी हमें अवेलेबिलिटी है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या जो भी हमारा चार्ज है, वो हमें एक फिक्स क्वांटिटी में मिलता है, वो हमें कम या ज्यादा वहां पे नहीं मिल सकता। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, आपका क्वांटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटाइजेशन। जैसे अगर मान लो सपोज दैट मैं एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट की बात करूं, आपसे बोला जाए कि 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दीजिए, आप बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दिया जा सकता है। क्या आपको ये बोला जा सकता है 5/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दीजिए, नॉट पॉसिबल, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। जितना पॉसिबल है हमें वो तो मिल सकता है, वो हमें वहां पे मिल सकता है, बट जो पॉसिबल नहीं है वो हमें वहां पे नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे बोल दिया जाए कि भैया 7.32 का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। जब पॉसिबल नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्वांटाइजेशन, कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज एक फिक्स क्वांटिटी में मिलती है, जहां फिक्स क्वांटिटी में मिलती है उसी को हम वर्ड बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है तो हमने चार्ज की बात की, अगर हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करते तो वहां पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आ जाता। होपफुली यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि मैं इसमें पूरा नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, आपको केवल क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आप इजीली इन चीज़ों को समझ पाएं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप उसके बाद उसको अपने नोट्स अगर बनाने हैं तो मैं बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरा प्रॉपर वेबसाइट वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह बन के आपके उसमें आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप इसके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ कि एक्चुअली में हमें समझना क्या है, कौन सी चीजें रही हैं। होपफुली यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं एक छोटा सा केस। तो हमने एक स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन ई। ये Q इज इक्वल टू एन ई क्या था, यहाँ पे Q था हमारा कोई भी चार्ज था,
चार्ज इज इक्वल टू इंटीजर। मैंने इसको इंटीजर क्यों बोला है? कल तो मैंने कुछ और बोला था सर कल वाली वीडियो में तो हमने जो पढ़ा था वो तो आपने कुछ और बताया था, वहां बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप इंटीजर बता रहे हो। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है बट वो इंटीजर में। ऐसा ना हो कहीं आप ये 2.5 इलेक्ट्रॉन लिख दो, ये पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है इंटीजर, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होगा? चार्ज होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमारा चार्ज हो गया। होपफुली यहां तक आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। अब चीजें समझते हैं थोड़ा सा और। चार्ज इज इक्वल टू इंटीजर इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इंटीजर का वही सेम मीनिंग है जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, उसी वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा इंटीजर है। इंटीजर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2.5 इलेक्ट्रॉन का कोई केस नहीं बनता है, तो ये हमारा गलत हो गया। ऐसे ही 1 आप चाहो 3/7 ले लो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये चार्ज पॉसिबल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है इंटीजर। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज। अब चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपसे ये पूछ ले, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो कि कोई चार्ज है, क्या हम इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं? अभी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कैन चार्ज 32 into 10 to the power 39 coulomb be given by any body। क्या हम इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वैल्यू हमें दे रखी है Q की। Q है 32 इंटू 10 टू द पावर 39 कूलम, और N इज इक्वल टू हमें पता करना है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। अगर वो पॉइंट में डिवाइड हो रहा है इट इज नॉट पॉसिबल। देखते हैं, चेक करते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ई। फॉर्मूले में अप्लाई करिए, ये आ गया आपका N इज इक्वल टू 32 इंटू 10 टू द पावर 39 अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19। ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये डिवाइड होके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 19। 18 का 8, 1 कैरी चला जाएगा, 4 1 5 58 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये पॉसिबल है कि इतना चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज इट इज अ इंटीजर। और इसको अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 59 इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू 59 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल है चार्ज। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो हमारा एक इंटीजर है। अगर ये वैल्यू पॉइंट में आई होती, सपोज दैट यहाँ पे 2.5 आता, या फिर 2.3 आता, या फिर 2.3.1 आता, इस तरह का अगर कोई नंबर हमें मिलता तो ये चार्ज किसी बॉडी को देना पॉसिबल नहीं होता। वहीं पे अगर मैं बात करता, अगर 3/2 आ जाता, ठीक है, या कुछ और आ जाता, अपॉन में रेशनल नंबर कोई निकल के आता, तब भी ये चार्ज किसी बॉडी को देना पॉसिबल नहीं होता। तो होपफुली आपको यहाँ तक ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपको होपफुली जल्द से जल्द समझ आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चीज़ों पे बात करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द इन सभी टॉपिक्स के जो PDF नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे चेक करते रहेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो टाइम जैसे जैसे लग रहा है, इस टाइम को इंक्रीज़ होने में, मतलब थोड़ा सा अपलोड होने में, PDF डेवलप होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, मैं बहुत जल्द इस सबके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए हुए लिंक पर बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा।
हो सकता है वेबसाइट तब तक बन जाए, अगर नहीं बन पाती है तो फिर मैं आपको ड्राइव के थ्रू पहुंचा दूंगा, ठीक है। ड्राइव के थ्रू वहां से आप इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इससे नेक्स्ट क्लास, इससे आगे की नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।